दोस्तों, ये कहानी है फ्यूचर की, जहां पर हम एक नई दुनिया को देखते हैं जो दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक हिस्से को ऑफशोर के नाम से जाना जाता है। इस हिस्से में सभी अमीर लोग रहते हैं और इनके पास जरूरत की हर चीज होती है। ये लोग अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें फुल आजादी दी जाती है। जबकि दूसरा हिस्सा गरीब लोगों का है, जहां ना तो लोग के पास खाने को भरपेट खाना है और ना ही रहने के लिए अच्छा घर। ये लोग झोपड़पट्टी में रहकर अपना गुजारा करते हैं और इनकी जिंदगी ऐशो आराम से दूर मुश्किलों से भरी होती है। लेकिन इस जिंदगी को बदलने का इन्हें एक मौका भी दिया जाता है, जिसके बाद ये लोग ऑफशोर का हिस्सा बन सकते थे। लेकिन इसके लिए इन लोगों को 20 साल का होना बहुत जरूरी होता है। 20 साल का हो जाने के बाद इन्हें एक सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होता है और ऑफशोर में रहने वाले लोग इस बड़ी आबादी में से सिर्फ 3% लोगों को ही चूज करते हैं जो ऑफशोर में रह सकते थे। बाकी बचे जो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते वो वापस से स्लम एरिया में ही रहने आ जाते हैं और गरीबों में जीने लगते हैं। इसलिए हर कोई ऑफशोर में जाना चाहता था और फिर अनाउंसमेंट की जाती है कि 104 प्रोसीजर स्टार्ट होने वाला है, यानी इससे पहले 103 तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम मिशेल नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसने ऑफशोर में जाने के लिए अपना नाम दर्ज किया था और अब इसे 20 मिनट के अंदर अंदर इस जगह पर जाना था जहां ऑफशोर का सिलेक्शन टेस्ट शुरू होने वाला था। 20 साल के रजिस्टर किए हुए सभी लोग उस लोकेशन पर पहुंचने लगते हैं। इन सभी लोगों के कान के पीछे एक खास तरह का डिवाइस लगा होता है जिसमें लाल रंग की रोशनी चमकती है। ये एक तरह का एंट्री पास होता है ताकि जिन भी लोगों ने इस टेस्ट के लिए रजिस्टर किया है उनकी पहचान आसानी से की जा सके। और ये डिवाइस इन्हें ऑफशोर की तरफ से ही सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बाद दी जाती है। इसके बाद मिशेल अपनी दोस्त के साथ टेस्ट वाली लोकेशन पर पहुंच जाती है और थोड़ी देर बाद इनके सामने चीफ आता है और सबको बताता है कि यह सिलेक्शन बहुत ही ईमानदारी से होगा, किसी के साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी। और इसी के साथ इस सिलेक्शन और ऑफशोर की लाइफ की इंपॉर्टेंस भी बताता है कि तुम सब में से सिर्फ 3% लोग ऑफशोर में जाएंगे। स्पीच खत्म होने के बाद चीफ के पास एक लेडी आती है जो कि एक नई एम्प्लॉय थी। ये लेडी चीफ को बताती है कि मैं यहाँ तुम्हारा काम चेक करने आई हूँ और मुझे हाई अथॉरिटीज की तरफ से यहाँ भेजा गया है ताकि मैं तुम्हारी गलतियों को पकड़ सकूं। चीफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके काम में इंटरफेयर करे, लेकिन हायर अथॉरिटीज की बात वो टाल भी नहीं सकता था, इसलिए वो इस लेडी से कुछ नहीं कहता। इसके बाद इंटरव्यू का टाइम शुरू होता है जहां कई लोगों को रिजेक्ट कर वापस से उसी झोपड़पट्टी वाली जिंदगी में भेज दिया जाता है। इस इंटरव्यू को क्लियर करना काफी मुश्किल था। इधर हम मिशेल को देखते हैं जिससे काफी सारे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। मिशेल अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि पिछले साल वो भी इस टेस्ट के लिए आया था, लेकिन फिर वो कभी लौट कर नहीं आया, जिसका मतलब था कि वो ऑफशोर चला गया। इस पर इंटरव्यू लेने वाला शख्स कहता है कि जरूरी नहीं कि वो ऑफशोर गया हो सकता है कि उसकी मौत हो गई हो या फिर उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो। इसके बाद इस शख्स मिशेल को उसके बॉयफ्रेंड की आखिरी निशानी नेकलेस उतारने को कहता है और मिशेल उतारकर यहाँ रख देती है और अपने इमोशनल टेस्ट में पास हो जाती है। इसके बाद हम मार्को नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसका हर फैमिली मेंबर इस टेस्ट में पास होकर ऑफशोर चला गया था, इसलिए इसे पूरा कॉन्फिडेंट था कि ये भी जरूर ऑफशोर जाएगा। मार्को का कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई था। मार्को का ये कॉन्फिडेंस देखकर इसे भी सिलेक्ट कर लिया जाता है। और फिर हम एलेक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो किसी भी तरह ऑफशोर में जाना चाहता था, इसलिए बिना रुके बोलता ही रहता है और किसी भी कीमत पर इस फर्स्ट राउंड को क्लियर करना चाहता है। लेकिन उसका ये बिहेवियर इंटरव्यू लेने वाली लेडी को पसंद नहीं आता और उसे फर्स्ट राउंड में ही बाहर कर दिया जाता है। एलेक्स कहता है कि अब पूरा सिस्टम ही खराब है और ये सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत बेकार है। ये सब सुनकर एलेक्स को बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद हम जोआना नाम की लड़की को देखते हैं जो सबसे ज्यादा स्मार्ट समझदार थी और बहुत ही कम बोलती थी। इसकी इसी समझदारी के चलते इसे भी सिलेक्ट कर लिया जाता है। सभी लोग फिजिकली और मेंटली हेल्दी थे सिवाय फर्नांडो के। ये पैरों से चल नहीं सकता था, लेकिन इसकी बहादुरी हिम्मत की वजह से ये भी फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेता है। इसी बीच ऑफशोर के लोगों को खबर मिलती है कि इनके दुश्मन रेबेलियस ग्रुप ने अपने एक आदमी को सीक्रेटली इस सिलेक्शन टेस्ट में भेजा है। ऑफशोर के लोग जल्दी से इस जासूस का पता लगा लेते हैं और इसके साथ काफी बुरा बिहेव करते हैं। उसे इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं कि वो सारी सच्चाई उगल देता है और बताता है कि उसके अलावा भी यहाँ एक और जासूस है जो कि रेबेलियस ग्रुप को पल पल की खबर दे रहा है। इसके बाद हम रेबेलियस ग्रुप को देखते हैं जो कि ऑफशोर का सबसे बड़ा दुश्मन था। यह ग्रुप अमीरी और गरीबी के बीच खड़ी दीवार को गिराना चाहता था। इस ग्रुप का मानना था कि जब सब लोग समान हैं तो फिर गरीब लोगों को इतनी मुश्किलें क्यों। इसके बाद जो लोग सिलेक्ट किए गए थे उन्हें दूसरे राउंड के लिए एक दूसरे रूम में ले जाया जाता है और नंबर से इन्हें एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और फिर एक एक करके इनके कान के पीछे लगी डिवाइस को अच्छे से चेक किया जाता है कि कहीं कोई नकली डिवाइस लगाकर तो यहाँ पे नहीं आया है, इसलिए डिवाइस की चेकिंग की जाती है। लेकिन तभी जोआना की नजर अपने आगे खड़े लड़के के कान पर पड़ती है। इस लड़के का नाम था राफेल। जोआना देखती है कि इसके कान में कोई डिवाइस नहीं है बल्कि कुछ अलग तरह के स्ट्रेचेस लगे हुए हैं
यानी राफेल नाम का ये लड़का धोखे से यहाँ पे आया था। जोआना इस लड़के के बारे में अभी किसी को कुछ भी नहीं बताती और जब राफेल की स्कैनिंग की बारी आती है तो ये स्कैनिंग टेस्ट में पास हो जाता है, यानी इसके कान में डिवाइस थी। ये सब देखकर जोआना का शक और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद इन सभी सिलेक्ट हुए लोगों को एक दूसरे कमरे में भेजा जाता है जहाँ टेबल पर बहुत सारे ब्लॉक्स रखे हुए थे। इन ब्लॉक्स की मदद से इन लोगों को 9 क्यूब्स बनाने थे और इसके लिए इन्हें टाइम दिया जाता है सिर्फ 10 मिनट। टाइम शुरू हो जाता है और सब लोग जल्दी जल्दी क्यूब्स बनाने लग जाते हैं, लेकिन फर्नांडो फिजिकली अनस्टेबल होने की वजह से ब्लॉक्स तक नहीं पहुंच पा रहा था। ये देखकर मिशेल इसकी मदद करती है और इसे कई ब्लॉक्स दे देती है, जिससे फर्नांडो भी क्यूब्स बनाने लग जाता है। टाइम खत्म होने वाला होता है, लेकिन अभी तक मिशेल ने सिर्फ 8 क्यूब्स ही बनाए होते हैं। ये देखकर फर्नांडो मिशेल के लिए क्यूब बना देता है और इसके 9 कंप्लीट हो जाते हैं। राफेल का भी एक क्यूब कम था, इसलिए ये इन्हें पूरा करने के लिए क्यूब अपने पार्टिसिपेंट का चुरा लेता है और सेकंड राउंड में भी राफेल पास हो जाता है। हालांकि ये राउंड उसने चीटिंग से जीता था, लेकिन फिर भी इसे पास कर दिया जाता है। लेकिन बाकी के लोग राफेल को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं और इसे बुरी तरह से मारते भी हैं, जिससे राफेल को काफी चोट आती है। ये देखकर सबको अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है, लेकिन जोआना उससे सिंपैथी नहीं जताती, बल्कि राफेल के पास आकर कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी, वरना मैं अथॉरिटी को तुम्हारा सच बता दूंगी कि तुम यहाँ धोखे से आए हो। इधर हम नई एम्प्लॉय को देखते हैं जो कि चीफ के काम को चेक करने आती है। ये किसी भी तरह से चीफ के काम में कमी निकालकर उसे इस पोस्ट से निकालना चाहती थी ताकि वो इस पोस्ट को हासिल कर सके। दूसरी तरफ हम मिशेल और उसके दोस्त को देखते हैं जिन पर ऑफशोर के एक एम्प्लॉय को शक हो गया था, इसलिए ये इन्हें चेक करने के लिए अपने साथ ले जाती है और कहती है कि तुम दोनों में से कौन रिबेलियस ग्रुप के साथ है। अगर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो दोनों मारी जाओगे। जब ये एम्प्लॉय रूम से बाहर जाती है तो मिशेल अपनी दोस्त से कहती है कि हमें इसे मारना होगा, इसलिए जब एम्प्लॉय आती है तो मिशेल के दोस्त उस पर अटैक कर देती है। लेकिन मिशेल खुद ऐसा नहीं करती क्योंकि वो अपनी दोस्त को फंसाकर खुद बचना चाहती थी। मिशेल ही रिबेलियस ग्रुप की मेंबर थी। इसकी दोस्त मारी जाती है और मिशेल अगले राउंड में चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पिछले साल यहाँ उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि भाई आया था। अब वो उससे ही मिलने के लिए यहाँ आई है और साथ ही गरीबी अमीरी का भी फर्क मिटाना चाहती है। इसके बाद हम फर्नांडो को देखते हैं जहाँ हमें इसके पास्ट के बारे में पता चलता है। फर्नांडो के पैरों में बचपन से ही प्रॉब्लम थी और इसके डैड ने इसका शुरू से बहुत ध्यान रखा। फर्नांडो के फादर ने ही इसे ये यकीन दिलाया था कि तुम टेस्ट को पास कर सकते हो और फिर जब तुम ऑफशोर जाओगे तो तुम्हारा इलाज हो जाएगा, तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकोगे और एक अच्छी जिंदगी भी तुम्हें मिल जाएगी। इसके बाद फर्नांडो का फिजिकल टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर इसके पैरों को टेस्ट करने के लिए सुई चुभोती है जो कि फर्नांडो को फील होती है। आज फर्नांडो को पहली बार दर्द महसूस हो रहा था। डॉक्टर कहती कि अगर तुमने सारे राउंड्स पास कर लिए और तुम ऑफशोर के लिए सिलेक्ट हो गए तो ऑफशोर में तुम्हारे पैरों का इलाज हो सकता है, तुम चल सकते हो। अब इन सबको अगले टेस्ट राउंड के लिए एक रूम में भेज दिया जाता है। जब ये लोग इस रूम में पहुंचते हैं तो इन्हें एक टेबल रखी हुई दिखती है जिसके ऊपर 4 पुतले रखे थे और चारों के ही चेहरे पर अलग अलग तरह के एक्सप्रेशंस थे। हर किसी ने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ चेहरा बनाया हुआ था। इन सभी लोगों को ये टास्क दिया जाता है कि ये इन चारों पुतलों के एक्सप्रेशन को देखकर उनकी कंडीशन के बारे में बताएं कि इन्होंने किस लिए ऐसे चेहरे बनाए हुए हैं, पास्ट में इनके साथ क्या हुआ। अब सब लोग एक्सप्रेशंस की मदद से अपने अपने तरीके से कहानी बनाने लगते हैं, अपने अपने आइडियाज देते हैं। फर्नांडो पहले अच्छे से एक लड़की के पुतले को देखता है और फिर बताता है कि इस लड़की को जहर दिया गया है क्योंकि ये अपने हस्बैंड के साथ इस घर में मेहमान थी। दरअसल इस औरत का रिलेशन इसके पास रखे आदमी के साथ था जिसके घर में ये मेहमान बनकर आई थी। लेकिन इस आदमी की बीवी को इनके अफेयर के बारे में पता चल गया और उसने इस औरत को जहर दे दिया। तभी ये लेडी शॉकिंग एक्सप्रेशन से अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देख रही है। फर्नांडो की ये कहानी सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन्हें ये कहानी काफी पसंद आई थी। लेकिन राफेल इस कहानी को बेकार बताता है और फिर अपनी एक नई कहानी पेश करता है जिसमें राफेल कहता है कि इस लेडी को सिल्वर की चीजों से एलर्जी है, इसलिए सभी पुतलों ने सिल्वर की चीजें पहनी हुई है, लेकिन इस लेडी ने कांच की अंगूठी और लकड़ी का नेकलेस पहना हुआ है। ये लेडी दूसरे आदमी को इसलिए देख रही है क्योंकि वो एक डॉक्टर है, वो उससे मदद मांग रही है। ड्रॉर में जब ये लोग चेक करते हैं तो वहाँ ह्यूमन बॉडी के डायग्राम्स रखे होते हैं, यानी ये आदमी सच में डॉक्टर था। लेकिन राफेल ने जो कहानी बताई थी वो लेडी के एक्सप्रेशन से मैच नहीं हो रही थी। इसी सवाल का जवाब राफेल नहीं दे पाता। तभी जोआना जो सबसे समझदार थी वो कहती है कि ये लेडी अंधी है, इसलिए इसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। और जब ये इस लेडी के ड्रॉर को चेक करती है तो इन्हें ब्लाइंड्स की बुक भी मिलती है, यानी जोआना की कहानी ठीक थी। इस तरह ये लोग इस राउंड को भी पास कर लेते हैं। चीफ भी ये सब देख रहा होता है और फिर नई लेडी एम्प्लॉय से कहता है कि तुम इन सब पर ध्यान रखना, मैं अभी थोड़ी देर के लिए किसी काम से जा रहा हूँ। ये लेडी एम्प्लॉय चीफ पर नजर रखती है और देखती है कि चीफ स्लम एरिया में कपड़े बदल कर जा रहा है। चीफ भी कैमरे की ग्रीन लाइट देखकर पता कर लेता है कि एम्प्लॉय उस पर नजर रख रही है
लेकिन एम्प्लॉय चीफ के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाती। इसके बाद इन्हें एक रूम में ले जाया जाता है जहां इन्हें 6 साइंस दिए जाते हैं, जबकि ये लोग 7 होते हैं, जिसका मतलब था कि इन लोगों को एक को एलिमिनेट करना था। लेकिन ये किसको करेंगे इन्हें समझ नहीं आता। राफेल कहता है कि मेरे पास एक कॉइन है, मैं बाहर जा सकता हूँ, लेकिन जिसके पास कॉइन नहीं है वो राफेल पर अटैक कर देता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी ये लड़का वोट करने को कहता है। सभी लोग राफेल के खिलाफ वोट करते हैं, लेकिन मिशेल कहती है कि जोआना को बाहर निकाल दो क्योंकि वो समझदार थी और मिशेल के प्लान को नाकामयाब कर सकती थी। ये सुन जोआना राफेल की तरफ देखती है। जोआना को राफेल की सच्चाई पता थी, इसलिए राफेल जोआना की साइड लेता है और फर्नांडो को बाहर निकालने को कहता है क्योंकि ये फिजिकली ठीक नहीं था। लेकिन फर्नांडो कहता है कि मैं ऑफशोर में ठीक हो सकता हूँ। इसके बाद ये लोग रिबन से एक शख्स को एलिमिनेट करने का डिसाइड करते हैं और कहते हैं कि जिसके पास सबसे छोटा रिबन आएगा वो बाहर जाएगा, और सबसे छोटा रिबन जोआना के पास आता है। लेकिन रूम से जाते वक्त जोआना एक शख्स का कॉइन चुरा लेती है और जीत जाती है, और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।